जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। आज हम हाजिर हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। यह समस्या एक चिंता का विषय है। आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पुरुषों में इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनफर्टिलिटी होता क्या है। इनफर्टिलिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया जाता है। अगर इंटरकोर्स लगातार करने के बावजूद कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो इसे इनफर्टिलिटी की कंडीशन में रखा जाता है। इनफर्टिलिटी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। क्योंकि आज हम मेल इनफर्टिलिटी पढ़ रहे हैं तो हम मेल इनफर्टिलिटी के हिसाब से इसको प्राइमरी और सेकेंडरी दो कंडीशन में देखेंगे। जो पहली प्राइमरी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती है। मेल कितनी भी कोशिश करे लेकिन फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाता है। और दूसरी सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी में क्या होता है कि लगभग एक बेबी होने के बाद अगले बार बेबी नहीं होता है, या यूँ कह लें कि दूसरी अब बेबी नहीं होता है, या दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है फीमेल, चाहे जितनी भी कोशिश की जाए। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी कॉज होती है। पहले देख लेते हैं प्री टेस्टिकुलर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, यानी टेस्टिस से पहले वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। इनफर्टिलिटी का मतलब बांझपन होता है पुरुषों में। पुअर हार्मोनल सपोर्ट, मेल्स में अगर हार्मोन्स की दिक्कत पाई जाए तो वहाँ पे इनफर्टिलिटी कॉज होने के चांसेस रहते हैं। पुअर जनरल हेल्थ, यदि कोई मेल बहुत लंबे समय से बीमार है या किसी बीमारी से जूझ रहा है तो वहाँ पर भी मेल इनफर्टिलिटी कॉज होने के चांसेस रहते हैं। फिर देखते हैं हाइपोथैलेमिक डिजीज़ में जो है, यानी कि हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, उसमें पहला है आइसोलेटेड गोनेडोट्रोपिन डेफिशिएंसी। इसको हम कलमांस सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलमांस सिंड्रोम। इसमें जो मेल होता है उसकी सूंघने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। दूसरा है आइडियोपैथिक हाइपोगोनेडोट्रोपिन और हाइपोगोनेडिज्म। अब इसका मतलब क्या है, पहले देख लेते हैं। जो आइडियोपैथिक हाइपोगोनेडोट्रोपिक है, ये क्या होता है? इसमें FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ही कम हो जाता है। यानी कि जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH का सिक्रेशन होता है वह बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो अफेक्ट होती है, जिससे कि स्पर्म का मैचुरेशन सही से नहीं हो पाता है और इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। दूसरा है हाइपोगोनेडिज्म। इसमें क्या होता है, जो मेल के गोनेट्स होते हैं, फीमेल के गोनेट्स क्या हैं? ओवरी, और मेल के गोनेट्स क्या हैं? टेस्टिस। तो जो मेल के गोनेट्स हैं यानी कि टेस्टिस, उनका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो टेस्टिस है उसका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है, यानी कि उसमें मालफॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज होती है। अब आइए देखते हैं पिट्यूटरी डिजीजेस, यानी जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिट्यूटरी डिजीज़ में पहला है पिट्यूटरी इनसफिशियंसी, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है उसमें किसी तरह की डिफिशियंसी या एफिशिएंसी पाई जाती है तब, जैसे ट्यूमर
इन्फिल्ट्रेटिव, मतलब कि जब पिट्यूटरी में कोई भी कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहाँ से जो हार्मोन है उनका सिक्रेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो हार्मोन का सिक्रेशन जब सही से नहीं होगा तो फिर स्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं होगा, मैच्योरेशन सही से नहीं होगा। जब स्पर्म ही नहीं बनेंगे सही से तो इनफर्टिलिटी कॉज ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। फिर है ऑपरेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हुआ हो तो वहाँ पर भी हार्मोनल डिसबैलेंस पाया जाएगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होने के चांसेस हैं। हाइपरप्रोलैक्टिमिया। हाइपरप्रोलैक्टिमिया में क्या होता है, यह एक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे सिक्रेट होता है बहुत ही तेज़ी से, जिससे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट तेज़ी से होता है जिससे कि मिल्क का फॉर्मेशन अच्छे से हो सके। लेकिन जब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मेल में सिक्रेट होने लगता है ज़्यादा मात्रा में तो ये भी एक कारण बनता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफेक्ट का, और इसकी वजह से जो स्पर्म है उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस प्रेजेंट हो जाता है मेल में। फिर है हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें क्या होता है, टू मच आयरन इन ब्लड। पता चल रहा है क्या होता है इसमें कि जो आयरन की मात्रा है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म का डेवलपमेंट सही नहीं होगा, तो वहाँ पे स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है मेडिकेशंस। लगातार कोई दवा खाने से या किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट से भी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। कैसे? जैसे कि मैंने लिखा है कीमोथेरेपी। अगर कोई मेल कीमोथेरेपी ले रहा है तो वहाँ पे इनफर्टिलिटी कॉज होने के चांसेस रहते हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन, ये एक मेडिसिन है। इस मेडिसिन के और सिमेटिडिन, कीमोथेरेपी और मेडिसिन, इन दोनों मेडिसिन के यूज से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से स्पर्म का जो मात्रा है वो कम होती है और इनफर्टिलिटी कॉज होता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। आजकल युवाओं में जिम में तरह तरह के स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन स्टेरॉइड्स का काम होता है कि तेज़ी से मसल्स की ग्रोथ करवाना, लेकिन इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि अगर लगातार इन मेडिसिन को लिया जाए तो ये भी इनफर्टिलिटी कॉज कराने की जिम्मेदार हो सकते हैं। नेक्स्ट है फेंटोइन। फेंटोइन एक मेडिसिन है, इसको अगर लिया जाए लगातार तो डिक्रीज FSH, यानी कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा जो है उसको डिक्रीज कर देता है, और जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH की मात्रा कम होगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो अफेक्टेड होगी, जिसकी वजह से स्पर्म की क्वांटिटी कम होगी, उनका मैच्योरेशन सही से नहीं होगा। तो ये दो कारण रहे। आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिकुलर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, अभी तक हमने टेस्टिस के पहले क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यानी टेस्टिस के बाहर क्या क्या चीज़ें हम करते हैं जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इफेक्टेड हो रही है या इनफर्टिलिटी कॉज होने की चांसेस बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। ठीक है, टेस्टिकुलर कॉज इनफर्टिलिटी, लो क्वांटिटी पुअर क्वालिटी, मतलब कि टेस्टिस के अंदर ऐसी कौन से कारण है जिसकी वजह से जो स्पर्म की संख्या है उसकी जो क्वालिटी है वो लो हो रही है या उनकी क्वांटिटी कम हो रही है। पहला है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जिसे हम क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं जो बेबी के लिए जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें फीमेल या बेबी गर्ल के लिए XX और बॉय के लिए XY होता है।
लेकिन जब क्रोमोसोमल्स एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट होती है, यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तब वहां पे एक्स एक्स एक्स, दो एक्स के साथ एक वाई ऐड हो जाता है, ठीक है, एक्स एक्स वाई हो जाता है। यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो मेल के होते हैं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी की बनावट, जैसे कि उसके ब्रेस्ट, हेयर, दाढ़ी का ना आना, मूंछ का ना आना, आवाज़ पतली होना, कई कारण से उसके अंदर लड़कियों के भी गुण पाए जाते हैं। यानी लड़का होता है लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो गर्ल्स के भी होते हैं। नेक्स्ट है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या है, मसल्स नॉट रिलैक्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि पेनिस के इरेक्शन के बाद जो रिलैक्सेशन की प्रोसेस है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से इजैकुलेशन की जो प्रोसेस है उसमें इफेक्ट पड़ता है। मायोटोनिक, मायो से ही पता चल रहा है कि मसल्स में डिस्ट्रॉफी हो रही है। मसल्स नॉट रिलैक्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब कि जो मसल्स हैं वो इरेक्ट हो जाती हैं और उसके बाद रिलैक्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है और इंटरकोर्स की प्रोसेस पे भी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से मेल को इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझना पड़ता है। नूनोन्स सिंड्रोम, मेल टर्नर्स सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। जो नूनोन्स सिंड्रोम्स होता है, इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है जब वो पैदा होता है तो उसके जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के बाहर नहीं आ पाते। मतलब जब उसका डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट तो हो जाता है, लेकिन जो टेस्टिस होता है वो शरीर के अंदर ही, जैसे कि हमने देखा ये टेस्टिस का फिगर है पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो जो टेस्टिस बाहर की ओर लटका हुआ होता है, ठीक है, वो शरीर के अंदर ही रह जाता है, वो शरीर से बाहर ही नहीं आ पाता है। ये एक तरह की माल फॉर्मेशन कह सकते हैं, जिसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी कॉज होती है। ये मेल इनफर्टिलिटी का भी एक कारण है। फिर है बाइलेटरल एनोर्किया, यानी कि एब्सेंस ऑफ टेस्टिस टिश्यू। इसमें क्या होता है, जो मेल के टेस्टिस में टिश्यूज होते हैं उसमें कमी पाई जाती है, यानी कि उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। यह भी इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण है। टेस्टिकुलर ट्रॉमा। टेस्टिकुलर ट्रॉमा में क्या होता है, जो टेस्टिस है इसमें किसी तरह की चोट लग जाने की वजह से जो एट्रोफी प्रेजेंट होती है, या चोट लग जाने की वजह से, कोई घाव हो जाने की वजह से वहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा होता है स्पर्म का वो डिफेक्ट करता है और सही से उसका मैचुरेशन नहीं होता है, या उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। नेक्स्ट है पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। अभी तक हमने टेस्टिस के में देखा कि इस टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम देखते हैं टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी बॉडी के थोड़ा अंदर। पोस्ट में क्या है, वास्ट डिफरेंस ऑब्स्ट्रक्शन। वास्ट डिफरेंस ऑब्स्ट्रक्शंस जैसे कि सिस्ट, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो एपिडिडाइमिस से निकल के ये जो नली आगे बढ़ रही है ये है वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो इस वास्ट डिफरेंस में कहीं भी मान लेते हैं कि एक छोटी सी सिस्ट हो गई, कहीं पर भी एक छोटी सी सिस्ट हो गई, तो इससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो पेनिस के थ्रू बाहर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी। दूसरा है लैक ऑफ वास्ट डिफरेंस। अगर वास्ट डिफरेंस की बनावट में ही कोई दिक्कत हो या जन्म से ही इसमें सही से इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ हो, तो जब इसका सही से फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो इजैकुलेशन की प्रोसेस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और इजैकुलेशन की प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगी या होगी ही नहीं, तो वह भी एक इनफर्टिलिटी का कारण है। इन्फेक्शन यानी कि प्रोस्टाइटिस। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पे हमारी, इस प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर सूजन आ जाए
तो इन्फेक्शन हो जाए, सूजन आ जाए, इन कारणों से, या अदर किन्हीं इसमें कहीं इफेक्ट आ जाए या सूजन पड़ जाए, तो ये सारे के सारे कारण की वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, यानी कि सही से इजैकुलेशन नहीं होगा और ये मेल इनफर्टिलिटी कॉज कराएगा। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज में क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी की रक्षा करता है बाहरी तत्वों से, लेकिन अगर कोई फॉरेन बॉडी ना आकर स्पर्म को ही फॉरेन बॉडी समझ ले हमारा इम्यून सिस्टम, तो क्या करेगा, स्पर्म को किल करना स्टार्ट कर देगा। तो स्पर्म की क्वांटिटी बहुत ही तेज़ी से घटेगी और उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी की। नेक्स्ट है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इसमें क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेल का स्पर्म है वो यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर निकलता है, यानी कि जो स्पर्म आता है वो यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर आता है। यूरिन जिस रास्ते से बाहर आता है, स्पर्म भी उसी रास्ते से बाहर आता है। तो अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी कारणवश ये यूरेथ्रा में ना आ पाए तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी इजैकुलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी इसमें। और जब यूरेथ्रा के थ्रू बाहर नहीं आ पाएगा तो सारा का सारा चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ चला जाएगा, मतलब इजैकुलेशन की जो प्रोसेस है, यूरेथ्रा के थ्रू इजैकुलेशन की जो प्रोसेस है वो उसमें दिक्कत आएगी। जो यूरेथ्रा और पेनिस के थ्रू होते हुए इजैकुलेशन होना था वो ना होकर जो सीमन था वो पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज होगी। फिर इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है नपुंसकता। नपुंसकता होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है स्मोकिंग। जो मेल्स बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उसमें इम्पोर्टेंस प्रेजेंट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन दिन भर में 20 से ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उसमें ये समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाले, बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीने वाले लोगों में भी इम्पोर्टेंस की समस्या देखी गई है। लैक ऑफ ब्लड फ्लो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर सही मात्रा में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है तो इसकी वजह से भी नपुंसकता का या इम्पोर्टेंस कॉज होता है। कुछ अदर कारण भी हैं जैसे कि हीट। हम जानते हैं कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में होता है, यानी कि ये टेस्टिस है ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, तो ये शरीर से बाहर की ओर लटका हुआ होता है और इसमें जो स्पर्म है उसको अच्छे से मैच्योर होने के लिए बॉडी के कोर टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। यानी कि अगर बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री है तो इसको 34 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए होता है मैच्योर होने के लिए। तो अगर बॉडी में हीट की समस्या बढ़ेगी या बॉडी ज़्यादा हीट होती है तो भी वहाँ पे इनफर्टिलिटी कॉज होगी, क्योंकि इससे अच्छे तरीके से मैच्योरेशन नहीं होगा स्पर्म का और वो फर्टाइल एग नहीं होंगे। जब फर्टाइल एग नहीं होंगे तो वो फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएंगे। हीट के क्या क्या कारण हैं। बाथिंग। बहुत ज़्यादा देर तक जो मेल्स गर्म पानी से नहाते हैं उनमें ये समस्या देखी जा सकती है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। जिन लोगों का पेट बहुत ही ज़्यादा निकला हुआ था आदमियों में, उनमें क्या था, पेट बहुत ज़्यादा जब लटकेगा उसकी जो डेंसिटी वो बढ़ेगी तो नीचे तक जिनका पेट लटका हुआ होता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो पेट की हीट है, जो स्टमक की हीट है, वो स्क्रोटम तक अगर पहुंचती है तो इससे भी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकता है। तो ओबेसिटी भी एक इसका कारण है, या थाइस बहुत ज़्यादा चौड़े हो रहे हों तो स्क्रोटम में हीट पहुंचेगी, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि हीट एक कारण है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि स्पर्म को सही से मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा। फिर है सिटिंग। जो मेल्स बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं एक ही पोजीशन में, उनमें भी ये समस्या देखी जा सकती है।
फ्रीक्वेंट इजैकुलेट, दिन में 2 से 3 बार अगर इजैकुलेशन हो रहा है यानी स्पर्म को आउट कर रहे हैं आप, तो इसमें भी ये समस्या देखी जा सकती है। इसीलिए जो लोग लगातार इंटरकोर्स करते हैं या लगातार कई बार इंटरकोर्स करते हैं, उनको इस चीज़ के लिए रोका जाता है, मना किया जाता है, क्योंकि ये भी एक इनफर्टिलिटी का कॉज होता है। इससे स्पर्म का मैच्योरेशन में टाइम नहीं मिल पाता है और स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। स्मोकिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्मोकिंग एक कारण है। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल जो है वो भी एक कारण है जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से स्पर्म पर इफेक्ट पड़ता है और इनफर्टिलिटी कॉज होती है। तो ये एक ओवरऑल व्यू था मेल इनफर्टिलिटी के कारणों का। आपको ये क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।